हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर सिस्टम। यानी इसमें हम नामकरण को देखेंगे, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। यानी आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? नॉमेनक्लेचर सिस्टम यानी नामकरण। नामकरण। अब देखिए, जो नामकरण जो सिस्टम है उसे क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी सबसे पहले जो नामकरण का सिस्टम आया था, नोमेनक्लेचर का सिस्टम आया था, वो था हमारा कॉमन नेम। कौन सा था? कॉमन नेम यानी सामान्य नाम। आपने सुना ही होगा कॉमन नेम के बारे में। तो उसके बाद में जो सेकंड सिस्टम आया था वो था हमारा डेराइव्ड नेम, और उसके बाद में जो सिस्टम आया था वो था हमारा आईयूपीएसी नेम। तो देखिए, आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट आईयूपीएसी नेम है और कॉमन नेम है। तो यानी यहाँ पे हमारे कितने सिस्टम आए थे? नोमेनक्लेचर के 3 सिस्टम आए थे। पहला कौन सा था? यहाँ पे कॉमन नेम। कॉमन नेम। दूसरा कौन था यहाँ पे? डेराइव्ड नेम। डेराइव्ड नेम। तीसरा कौन था यहाँ पे? आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम। तो देखिए, कॉमन नेम को हम बोलते हैं सामान्य नामकरण, डेराइव्ड को बोलते हैं व्युत्पन्न, और आईयूपीएसी को बोलते हैं आईयूपीएसी। इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके लिए? आईयूपीएसी है, वह कॉमन नेम है। ओके, अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कॉमन नेम की। यानी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पे क्या रहेगा? कॉमन नेम। तो देखिए, हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे? कॉमन नेम यानी सामान्य नाम। यहाँ पे आज हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, जो सामान्य नाम है वो 3 बेसिस पे लिया गया है। यानी ये जो सामान्य नामकरण है 3 बातों पे डिपेंड करता है। कितनी बातों पे डिपेंड करेगा ये? 3 बातों पे। यानी पहला तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सोर्स। अकॉर्डिंग टू सोर्स। अकॉर्डिंग टू सोर्स का मतलब है आपको जो ये कंपाउंड है वो कहाँ से मिला, यानी कहाँ से मिला उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया गया। जैसे फॉर्मिक एसिड, क्या है? फॉर्मिक एसिड। जैसे हमने ले लिया फॉर्मिक एसिड, तो देखिए ये जो फॉर्मिक एसिड है वो कहाँ से मिला था? रेड एंट यानी चींटी होती है, लाल चींटी, उससे मिला था। और लाल चींटी को साउथ अमेरिका में क्या बोलते हैं? नॉर्थन अमेरिका, साउथर्न अमेरिका, दोनों में क्या बोलते हैं? वहां पे रेड एंट की एक स्पीसीज होती है, एक जाति होती है, उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मिका। क्या बोलते हैं? फॉर्मिका। तो वहां पे रेड एंट को क्या बोला जाता है? फॉर्मिका। तो उस रेड एंट से हमें जो एसिड मिला उसे हमने क्या बोल दिया? फॉर्मिक एसिड। तो ये हमारा क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू सोर्स यानी स्रोत, हमें कहाँ से मिला है ये कंपाउंड, उसके अनुसार उसका नामकरण कर दिया। फिर है दूसरा अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक के नाम के अनुसार। जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है RMGX, उसकी खोज किसने की थी? ग्रिग्नार्ड ने की थी, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया। और तीसरा होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यानी उस कंपाउंड की संरचना कैसी है, क्या वो स्ट्रेट चेन में है? अगर वो स्ट्रेट चेन में होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? नॉर्मल। और अगर उस पर कोई ब्रांचिंग होगी सेकंड कार्बन पे तो उसे क्या बोल देंगे हम? आइसो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स। यानी पहला हमारा यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू सोर्स यानी स्रोत के अनुसार। अकॉर्डिंग टू सोर्स यानी स्रोत के अनुसार यहाँ पे हम कैसे कॉमन नाम को डिफाइन करेंगे उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सोर्स मैंने अभी अभी बताया आपका स्रोत क्या है, किस स्रोत से आपको वो कंपाउंड मिला है, उस स्रोत के अनुसार ही आपका क्या हो जाएगा? वो नाम हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल बताया था कि जो फॉर्मिक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। यानी यहाँ पे हम पहला लेते हैं फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड है ये? फॉर्मिक एसिड।
तो बताइए फॉर्मिक एसिड का नाम कैसे पड़ा? फॉर्मिक एसिड का नाम पड़ा रेड एंट के कारण। रेड एंट यानी लाल चींटी। लाल चींटी को नॉर्थन अमेरिका, साउथर्न अमेरिका में क्या बोला जाता है? फॉर्मिका। यानी लाल चींटी को और क्या बोलते हैं वहां पे? फॉर्मिका। ये फॉर्मिका एक स्पीसीज, यानी रेड चींटी को ही क्या बोलते हैं? फॉर्मिका। तो फॉर्मिका से हमें क्या मिला? एक एसिड मिला। तो अब हमारे सामने ये विपदा थी कि अब हम इस एसिड का क्या नाम रखें। तो उस टाइम साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि चलो हमें ये कहाँ से मिला है? फॉर्मिका से मिला है, तो इसका नामकरण क्या कर दो? फॉर्मिक एसिड। इसलिए ये फॉर्मिक एसिड का नाम इस प्रकार रेड आंत से लिया गया है। और फॉर्मिक एसिड का मतलब क्या हो गया? फॉर्मिका से। किससे मतलब हो गया? फॉर्मिका से। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर्मिक एसिड की स्ट्रक्चर बताइए। तो देखिए फॉर्मिक एसिड की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है? हमारा फॉर्मिक एसिड होता है HC डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। ध्यान रखना है आपको फॉर्मिक एसिड क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सोर्स, यानी किस स्रोत से मिला उसके अनुसार यहाँ पे हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा जो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। देखिए जो एसिटिक एसिड है वो भी स्रोत के अनुसार ही नाम रखा गया है। और ये किसके अकॉर्डिंग रखा गया है? ये जो एसिटिक एसिड है हमें कहाँ से मिला था? विनेगर से मिला था। किससे? विनेगर से। और विनेगर को हम क्या बोलते हैं? एसिटम। क्या बोलते हैं? एसिटम। यानी यहाँ पे हमारा सोर्स क्या हो गया? विनेगर। विनेगर। और विनेगर को क्या बोला जाता है? एसिटम। क्या बोला जाता है? एसिटम। तो हमें एसिटिक एसिड एसिटम से मिला। एसिटम से मिलने के कारण इसका नाम क्या हो गया? एसिटिक एसिड हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। ये क्या होता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे थर्ड जो एग्जाम्पल है, ये थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे हमारा लैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। अब देखिए लैक्टिक एसिड का नाम कैसे रखा गया। देखिए लैक्टिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है, दूध से मिलता है। तो मिल्क से मिलने के कारण, मिल्क से लैक्टिक एसिड मिलने के कारण इसे क्या बोल दिया? लैक्टिक एसिड। क्योंकि मिल्क को क्या बोला जाता है? लैक्टम। क्या होता है? मिल्क। लैक्टम। तो लैक्टम क्या हो गया? मिल्क हो गया। तो लैक्टम नाम की वजह से क्या नाम पड़ गया? लैक्टिक एसिड नाम पड़ गया। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो लैक्टिक एसिड कुछ इस प्रकार का कंपाउंड होता है। तो ये आपका क्या हो गया? लैक्टिक एसिड हो गया। आपको ध्यान रखना है। अब हमारा यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल आता है टार्ट्रिक एसिड। क्या आता है? टार्ट्रिक एसिड। तो देखिए जो टार्ट्रिक एसिड होता है वो किससे मिलता है? हमें यहाँ पे टर्मेरिन से मिलता है। यानी यहाँ पे ये खट्टे पदार्थों यानी इमली जैसे पदार्थों से मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? टार्ट्रिक एसिड। यानी यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड हमें कहाँ से मिला है? टेमेरिन से मिला है। तो टेमेरिन नाम होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? टार्ट्रिक एसिड नाम पड़ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसके स्ट्रक्चर क्या होगी। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। तो ये क्या हो जाता है आपका? यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड हो जाता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू सोर्स यानी स्रोत के अनुसार किस प्रकार हमने जो ये एसिड थे उनको डेराइव किया, यानी उनके नाम को हमने डेराइव किया, उसे हमने कैसे समझाया। तो देखिए पहला हमारा क्या था? फॉर्मिक एसिड। कहाँ से मिला? रेड एंट से मिला। रेड एंट यानी लाल चींटी। लाल चींटी को क्या बोलते हैं? फॉर्मिका बोलते हैं। इसके अनुसार फॉर्मिक एसिड नाम पड़ गया। और इसका सूत्र क्या होता है ये आपको याद रखना है। फिर है एसिटिक एसिड। किससे मिलता है? एसिटम से मिलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इस प्रकार का। फिर है लैक्टिक एसिड। कहाँ से मिलता है? लैक्टम से मिलता है। फिर इस प्रकार इसका फॉर्मूला। और लास्ट में है टार्ट्रिक एसिड। किससे मिलता है? टर्मेरिन से मिलता है। और ये इस प्रकार इसका क्या हो गया? फॉर्मूला, इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला या कौन सा सूत्र या कौन सी स्ट्रक्चर टार्ट्रिक एसिड की है, कौन सी स्ट्रक्चर लैक्टिक एसिड की है। 4 ऑप्शन देके आपको पूछा जा सकता है। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे सेकंड लेंगे
अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, किसके अकॉर्डिंग? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये छोटा सा टॉपिक ही है, इसे हम यहाँ ले लेते हैं। सेकंड है हमारा ये वाला यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट यानी साइंटिस्ट के नाम के अनुसार कुछ कंपाउंड के नाम रख दिए गए। जैसे यहाँ पे हमारा पहला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड कौन था? एक साइंटिस्ट था। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RMGX। तो ये क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया, यानी साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा आता है गिलमान रिएजेंट। दूसरा कौन सा आता है? गिलमान अभिकर्मक, गिलमान रिएजेंट। तो ये हो जाता है हमारे इसका फॉर्मूला R2CuLi। ओके, फिर यहाँ पे हमारा तीसरा आता है फ्रैंकलैंड। तीसरा साइंटिस्ट कौन आता है? फ्रैंकलैंड। तो इसके अकॉर्डिंग नाम क्या बन जाता है? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। वो क्या होता है? R2Zn। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाता है? साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग कॉमन नेम हो जाते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट ने क्या अभिकर्मक दिया था, उसके नाम के अनुसार ही उसका क्या पड़ जाता है? नाम पड़ जाता है। जैसे RMGX सबसे पहले जब खोजा गया था तो किसने खोजा था? ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। तो अब ग्रिग्नार्ड नाम का साइंटिस्ट जब इसे डिस्कवर कर रहा था तो उसके सामने विपदा आई थी कि यहाँ पे इसका नाम क्या रखें। तो नाम उन्होंने क्या सोच लिया कि उस साइंटिस्ट के नाम के अनुसार ही रख देते हैं। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड ने इसको डिस्कवर किया तो नाम क्या पड़ गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पड़ गया। फिर यहाँ पे सेकंड आया था R2CuLi। क्या आया था? R2CuLi। जब इसे डिस्कवर किया तो साइंटिस्ट कौन था? गिलमान था। तो नाम क्या रख दिया? गिलमान रिएजेंट रख दिया। फिर आया था R2Zn। इसकी खोज किसने की थी? फ्रैंकलैंड ने की थी। तो इसका नाम किसके अकॉर्डिंग रख दिया? फ्रैंकलैंड के अकॉर्डिंग। इसलिए R2Zn को क्या बोला जाता है? फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोला जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो साइंटिस्ट के बेस पे और अकॉर्डिंग टू सोर्स के बेस पे था वो पूरा का पूरा कॉमन नेम यहाँ पे क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी ये थर्ड हमारा बचा है। यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कॉमन नेम, यानी अब हम तीसरा टाइप ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी संरचना के अनुसार, यानी उस कंपाउंड की संरचना कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम अब कॉमन नेम को समझने जा रहे हैं। यानी किसके अकॉर्डिंग होगा? ये संरचना के अकॉर्डिंग। ओके, देखिए यहाँ पे आपको तीन नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला वर्ड होता है नॉर्मल, यानी जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। दूसरा नाम होता है यहाँ पे आइसो, और तीसरा जो वर्ड होता है वो होता है यहाँ पे नियो। तो देखिए इन तीनों वर्ड का जो मीनिंग होता है वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे नॉर्मल क्या है, यहाँ पे आइसो क्या है और यहाँ पे नियो क्या है। ओके, तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल की, कि यहाँ पे नॉर्मल का मतलब क्या है। देखिए जब हम स्ट्रेट चेन लेते हैं, क्या लेते हैं? स्ट्रेट चेन लेते हैं, यानी एकदम सीधी श्रृंखला लेते हैं। क्या लेते हैं? सीधी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला। तब हम किसका यूज करेंगे? एन का, यानी एकदम स्ट्रेट चेन होगी उसका हम जब भी यूज करते हैं तो वहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? नॉर्मल, यानी एन लिखना पड़ेगा। अब देखिए आइसो क्या होता है? आइसो का मतलब होता है जब सेकंड कार्बन पर, क्या? सेकंड कार्बन पर कोई दूसरा ग्रुप आके जुड़ जाए। किस पर? सेकंड कार्बन पर। ध्यान रखना, सेकंड कार्बन पे कोई भी दूसरा ग्रुप आके जुड़ जाए उसे क्या बोलेंगे? आइसो। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने इस प्रकार का एक एग्जाम्पल लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो था, ये देखिए ये क्या है? सेकंड कार्बन पे ये क्या हो गया? यहाँ पे हमारा सेकंड कार्बन पे ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन।
तो देखिए सेकंड कार्बन पे हमने क्या लिया है, एक CH3 लिया है, तो यहाँ पे हम इस सेकंड कार्बन पे CH3 की वजह से इसको क्या बोल देंगे, आइसो। अब आगे बात करेंगे इसका पूरा नाम क्या। अभी आप क्या समझो, सेकंड कार्बन पे कोई दूसरा ग्रुप आके जुड़ा है इसलिए हमने क्या बोल दिया, आइसो। अब देखिए नियो की बात करते हैं। नियो का मतलब होता है सेकंड कार्बन पर 2 ग्रुप। सेकंड कार्बन पर कितने ग्रुप हो, 2 ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा, नियो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया हमने CH3 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 CH3। तो देखिए यहाँ पे ये एक स्ट्रेट चेन थी, इसमें ये सेकंड कार्बन था और सेकंड कार्बन पे कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं। तो 2 ग्रुप होने की वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, नियो। क्या बोल दिया, नियो। तो इस प्रकार आप इन स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो। तो कॉमन नेम में भी बस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया था कि जब एकदम स्ट्रेट चेन होगी, स्ट्रेट चेन मतलब जैसे हमने लिया यहाँ पे, ये हमने स्ट्रेट चेन ले ली इस प्रकार, देखिए आप ये इस प्रकार स्ट्रेट चेन ले ली, तो हम क्या बोलेंगे इसे, नॉर्मल। अब क्या है, मेथ एथ प्रोब्यूट, तो क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। आगे आपको समझ में। अब देखिए हम नेमिंग करने से पहले कुछ जो वर्ड रेंज जो मीनिंग होते हैं, C1 कार्बन क्या होता है, C2 कार्बन क्या होता है, उनको हम क्या बोलेंगे, अब उसकी बात कर लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया पूरा कॉमन नेम कैसे कैसे टाइप में डिवाइड था। ये हमारा यहाँ पे होता है कॉमन नेम पूरा क्लोज, पूरा तो नहीं, मतलब जो 3 टाइप थे, जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने यहाँ पे लिया था सोर्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा कॉमन नेम क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब हम क्या देखेंगे कि कार्बन C1 कार्बन, जब एक कार्बन हो किसी भी स्ट्रक्चर में तो उसे क्या बोलते हैं, जब किसी स्ट्रक्चर में 2 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं, 3 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं, 4 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं, 5 कार्बन। जो फर्स्ट कार्बन होता है ये तो आप सबको आता ही है, पर एक बार जनरल देख लीजिए। फर्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, मेथ। सेकंड को क्या बोलेंगे, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो इस प्रकार आप इन्हें डिफाइन कर सकते हो। अब देखिए इनके अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या ये आपको समझ में आया क्या, इन नाम को यूज करते हुए इनको आपको यूज करना है। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जैसे पहला एग्जांपल लिया, आपको एग्जांपल फर्स्ट मैंने यहाँ पे आपको दिया है, जैसे इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या होगा। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो 5 कार्बन। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। अब ये क्या है, एक सीधी श्रृंखला है, स्ट्रेट चेन है, तो क्या बोलेंगे, एन पेंटेन। क्या बोलेंगे, एन पेंटेन। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, नामकरण कर लिया। फिर तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं फाइनली कॉमन नेमिंग की तरफ, यानी जो कॉमन नामकरण है वो हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए जो कॉमन नेमिंग होती है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, रेडिकल नेम का ध्यान रखना पड़ता है। किसका, रेडिकल नेम का, रेडिकल नेम प्लस सफिक्स, यानी रेडिकल नेम व अनुलग्न जो पीछे की तरफ लगता है उसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने उसका ध्यान अच्छे से रख लिया तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा जो कॉमन नेमिंग है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले सफिक्स की। सफिक्स तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। देखिए क्या है यहाँ पे, सफिक्स यानी अनुलग्न, सफिक्स यानी अनुलग्न जो पीछे की तरफ लगता है किसी भी वर्ड रूट के। तो देखिए यहाँ पे जो अनुलग्न होगा वो किस प्रकार होगा, अगर आपको OH दिया हुआ है तो आपको क्या बोलना है, एल्कोहल। क्या बोलना है, एल्कोहल बोलना है, ध्यान रखना है। अगर आपको NH2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, NH2, तो आपको क्या बोलना है, उसे एमीन बोलना है। क्या बोलना है, एमीन बोलना है। अगर आपको दिया हुआ है कोई भी हेलोजन दिया हुआ है तो आपको उसे क्या बोलना है, हेलाइड बोलना है, ध्यान रखना है। अगर OH दिया हुआ है तो एल्कोहल, NH2 दिया हुआ तो अमीन, X दिया हुआ है यानी हेलोजन दिया हुआ तो हेलाइड। अगर आपको
इस प्रकार दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। अगर आपको इस O की जगह S लिख दिया, यानी यहाँ पे S लिख के दे दिया, तो उसे आपको क्या बोलना है, थायो ईथर बोलना है। यानी यहाँ पे इस प्रकार आपके ये सफिक्स हो जाएंगे, यानी उस वर्ड के पीछे आपको जोड़ना है। अगर आपको इस प्रकार दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। और अगर आपको इस प्रकार स्ट्रक्चर दे दी, साइनाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा। और फाइनली जो लास्ट है, अगर आपको इस प्रकार NC दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइसोसाइनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। तो देखिए इस प्रकार आपको इन सफिक्स को ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा सफिक्स है जो यूज होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिकल नेम की। देखिए सफिक्स तो हमारा हो गया, ये नाम है, अगर इनमें से कोई भी दिख जाए तो ये वाला नाम यूज करना है, इसमें कोई भी लफड़ा नहीं है। मेन काम क्या है, रेडिकल नेम की। तो देखिए रेडिकल नेम हम कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए मेरे पास है CS2 सॉरी मेरे पास क्या है, CS3 है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से आपको 3 सिचुएशन दे दी। मैंने क्या बोला आपको कि आप इस एक हाइड्रोजन को हटा दो, यानी एक हाइड्रोजन को हटा दो। फिर मैंने बोला आप 2 हाइड्रोजन को हटा दो। तो देखिए आप जब एक हाइड्रोजन को हटाते हो, यानी इस वाले एक हाइड्रोजन को हटाते हो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CS3 CS2, और ये क्या हो जाएगी, वैलेंसी फ्री हो जाएगी। जब भी आप एक हाइड्रोजन हटा के इस वैलेंसी पे कोई भी ग्रुप जोड़ते हो, इनमें से OH जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया, X जोड़ दिया, कोई भी जोड़ते हो, तो वो क्या हो जाएगा, एल्काइलिन हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, एल्काइल। क्या बोल देंगे, एल्काइल। आपको समझ में आ गया क्या बोल देंगे, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को एल्काइल। तो देखिए जैसे ये वाला स्ट्रक्चर था, ये क्या है, मेथ, और ये क्या है, एथ हो गया। और यहाँ पे मैंने माना कि क्या जोड़ दिया, OH, पीछे की तरफ क्या जोड़ दिया, OH। तो आप क्या बोलोगे, मेथ एथ, यानी इथाइल। क्या बोलोगे, इथाइल। और ये OH क्या हो जाता है, एल्कोहल। तो नाम क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल। अगर मैंने आपको बोल दिया दो हाइड्रोजन हटाने, तो यहाँ से या तो आप दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हटा सकते हो। ये 3 हाइड्रोजन है, इनमें से 2 हटा दिए, तो इस प्रकार की वैलेंसी बनेगी। इस प्रकार की को हम कहते हैं जेम। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जेम। यानी एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी को क्या करना, फ्री करना, क्या हो जाएगा, जेम पोजीशन हो जाएगी। अगर हम एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाते हैं तो उस स्थिति को हम बोलते हैं एल्काइलिडीन। क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन। यानी ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, ये 2 वैलेंसी फ्री। अब देखिए यहाँ इन दोनों वैलेंसी जो फ्री हुई है उस पे आप या तो क्लोरीन जोड़ सकते हो, या यहाँ पे आप OH जोड़ सकते हो, या एमीन जोड़ सकते हो। अगर आपने मान लिया इस प्रकार क्लोरीन जोड़ा, तो अब इसका नाम क्या होगा। तो देखिए ये एक कार्बन, ये एक दूसरा कार्बन, तो कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ, मेथ एथ हो गया। अब देखिए मैंने क्या बोला, यूज क्या करना है, नाम इडीन, एल्काइलिडीन। तो क्या करना है, एथाइलिडीन। क्या यूज करना है, एथाइलिडीन। और ये क्या है, क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो क्या हो जाएगा, एथाइलिडीन डाइक्लोरीन। क्या हो जाएगा, एथाइलिडीन डाइक्लोरीन। अगर माना मैंने कहा कि जरूरी नहीं दोनों हाइड्रोजन आप यहीं से हटाओ, आप एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, यानी अभी भी हमें 2 हाइड्रोजन ही हटाने हैं, बट यहाँ पे विसिनिल पोजीशन से हटाना है, यानी विस पोजीशन से हटाना है। यानी एक यहाँ से हटा दो, एक यहाँ से हटा दो। तो देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की बनेगी। मैंने ऐसे लिख दिया आपके पास, ये देखिए 2 वैलेंसी आपके पास क्या हो गई, फ्री हो गई। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे चाहो तो OH जोड़ दो, या यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दो, कुछ भी जोड़ सकते हो। तो जैसे ये स्ट्रक्चर बनी, तो अब है कि इसका नाम क्या होगा। तो जैसे हमने इसको एल्काइल बोला, इसको एल्काइलिडीन बोला, इसे हम क्या बोलेंगे, एल्काइलिन। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एल्काइलिन, एल्काइलिन। अब क्या है, 2 एल्कोहल आ गए, और ये क्या है, मेथ एथ। तो क्या होगा, एथाइलिन। क्या होगा, एथाइलिन डाई एल्कोहल। तो क्या नाम होगा, एथाइलिन डाई एल्कोहल। तो इस प्रकार बहुत ही इजी वे में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नामकरण कर सकते हो। तो देखिए जैसे ये तो हमने लिया एथेन का 2 कार्बन का, अब हम लेते हैं 3 कार्बन यानी प्रोपेन की स्ट्रक्चर लेते हैं। देखिए ये आपके पास क्या था, प्रोपेन था, ठीक है।
अब आपको क्या करना है यहाँ से, अभी क्या है, एन प्रोपेन है, एन प्रोपेन है, सिंगल क्या है, स्ट्रक्चर है, इसलिए क्या हो गई हमारी यहाँ पे एन प्रोपेन हो गई। अब देखिए यहाँ से मैंने आपको बोला कि एक हाइड्रोजन को हटाओ, माना आपने इस हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH3 CH2 है यहाँ पे, CH3 CH2 और ये क्या हो गया यहाँ पे CH2, तो एक वैलेंसी क्या हो गई, ये फ्री हो गई, तो इसे क्या बोलोगे, एन प्रोपिल होगा, तो ये एल्किल ही, लेकिन साथ में क्या आएगा एन, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली एन प्रोपिल हो जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला आपको कि 2 हाइड्रोजन हटाने, मान लिया आपने दोनों हाइड्रोजन यहीं से हटा दिया, इस प्रकार वैलेंसी फ्री हो गई, तो इसे भी क्या बोल दोगे आप, एल्काइलिडिन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रोपाइलिडिन, इस प्रकार क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिडिन। अगर मैंने आपको बोल दिया 2 हाइड्रोजन हटाना है तो आप यहाँ से भी हटा सकते हो, यहाँ पे भी हटा सकते हो। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे इसी कार्बन से दोनों हटाने हैं तो आप यहाँ से भी हटा सकते हो। अगर आप ओनली एक कार्बन यहाँ से हटाते हो तो क्या हो जाएगा, ये आइसो हो जाएगा, और दोनों यहाँ से हटाओगे तो क्या हो जाएगा, नियो हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि आइसो और नियो कैसे हम बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं कॉमन नेम का, बस कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है एल्काइल, ध्यान रखना है एल्काइलिडिन, ध्यान रखना है एल्काइलिन। अगर आपने फर्स्ट से हटाया तो क्या हो जाएगा एल्काइल, सेकंड से दोनों हटा दिए तो एल्काइलिडिन, और अलग अलग से दोनों हटाए तो एल्काइलिन। और मैंने बता दिया नॉर्मल क्या होता है, यानी एन कब यूज होता है, जब स्ट्रेट सिंगल चेन होती है तो एन यूज होता है। फिर मैंने बता दिया आइसो कब यूज होता है, जब आप सेकंड कार्बन पे कुछ भी कोई भी ग्रुप अटैच करते हो तो वो क्या हो जाएगा आइसो, और अगर आप सेकंड पर ही दो ग्रुप अटैच करते हो तो वो क्या हो जाएगा, नियो हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, कॉमन नेम को समझ लिया। कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा एल्कोहल अमीन, यहाँ पे देखिए कहीं पे भी आपको कार्बन नहीं दिख रहा है, यानी कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो नहीं दिख रही, ओनली कीटोन के अलावा और इनके अलावा। तो देखिए जब भी आप यहाँ पे देखिए कार्बन नहीं है, यहाँ पे भी कार्बन नहीं है, यहाँ पे भी कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है, अगर आपको कार्बन दिख जाए, यानी जैसे मैंने ले लिया COOH, फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरा COOH, अगर मैंने इस प्रकार का ले लिया तो आपको कॉमन नेम में यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर्म एसिड। जैसे अपन C1 कार्बन को क्या बोलते थे, C2 को क्या बोलते थे, C3 को क्या बोलते थे, C4 को क्या बोलते थे, और C5 को क्या बोलते थे। तो देखिए जब इस प्रकार के ये फंक्शनल ग्रुप आए, इस प्रकार की स्थिति आए, तब तो आपको मेथ एथ प्रोप ब्यूट ही यूज करना है इनमें। लेकिन अगर इनसे अलग आपको कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, यानी ये C डबल बॉन्ड O दिख जाए, या आपको क्या दिख जाए, एल्डिहाइड दिख जाए, इस प्रकार ये वाले आपको फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह दिख जाए, तो आपको C1 को मेथ एथ प्रोप ऐसे नहीं बोलना है, यानी C1 कार्बन होगा उसको आप क्या बोलोगे, फॉर्म, क्या बोलोगे, फॉर्म। C2 को क्या बोलोगे, एसिड। C3 को क्या बोलोगे, जैसे C1 को क्या बोल दिया, फॉर्म, C2 को क्या बोल दिया, एसिड, C3 को क्या बोलना है, प्रोपियोन, क्या बोलना है, प्रोपियोन। C4 को क्या बोलना है यहाँ पे, ब्यूटील, क्या बोलना है, ब्यूटील, और C5 को क्या बोलना है यहाँ पे, वेलर। इस प्रकार आपको क्या करना है, नामकरण करना है। तो देखिए ये अलग सिस्टम चलता है, यानी अगर ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो आपको मेथ एथ प्रोप यूज नहीं करना है, आपको क्या यूज करना है, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटिल, वेलर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमने फॉर्मिक एसिड सबसे पहले लिया था, क्या लिया था, HC डबल बॉन्ड OH। देखिए यहाँ पे ये क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला क्या इनमें से है, इनमें से नहीं है, इसका मतलब मेथ एथ यूज नहीं करना है। कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला होता है तो कौन सा यूज करते हैं, इनमें से यूज करते हैं। तो देखिए कार्बन कितना है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्म। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, फॉर्म। अब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होने के कारण सफिक्स क्या यूज करेंगे, इक एसिड, क्या यूज करेंगे, इक एसिड। तो नाम क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। तो इस प्रकार आपको नाम बताना है। जो सबसे पहले हमने नाम लिया था, रेड एंड से मिला था फॉर्मिक एसिड, तो ये फॉर्मिक एसिड हम कुछ इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कॉमन नेम में। तो आपको समझ में आ गया फॉर्मिक एसिड। जैसे एसिडिक एसिड का आप नामकरण ले लीजिए, एसिडिक एसिड क्या होता है,
इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, एसिटिक एसिड बोल देते हैं। तो आप यहाँ पे बताइए क्या ये नामकरण सही है, क्या ये एसिटिक एसिड ही होगा? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हैं। जब 2 कार्बन होता है तो क्या यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एसिड। और ये ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इक वाला है। तो क्या लिख दिया मैंने, एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार आप नामकरण कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो मेथ एथ प्रोप इस प्रकार को चलेगा, और अगर ये फंक्शनल ग्रुप आ गए तो मेथ एथ प्रोप की जगह फॉर्म एसिड प्रोपिन ब्यूटीरोल वेलेट चलेगा, और इस प्रकार आपको नामकरण करना है। तो इस प्रकार हम कॉमन नेम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि कॉमन नेम इसका बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। क्या? नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, यानी आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम को दोनों लिंक करके आपसे पूछा जाएगा। या आपसे पूछ लिया जाएगा आइसोऑक्टेन क्या होता है, या आपसे पूछ लिया जाएगा आइसोब्यूटिल को हम आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों को लिंक करना जरूरी है। देखिए डेराइव्ड नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेराइव्ड नेम 5-7 मिनट का टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे कल। और उसके बाद आईयूपीएसी नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉमन नेम और आईयूपीएसी नाम दोनों ही एक दूसरे को लिंक करके पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने कॉमन नेम तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब आपको जो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, तो आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।